हेलो आर्य भैया। भाई नमस्ते। नमस्ते। मैनेज पार्टिसिपेंट आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, 1 मिनट रुकते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है भैया। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो डायमेंशनल एनालिसिस को आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है ये आपका 11th क्लास में फिजिक्स में। ओके, फर्स्ट चैप्टर आपका फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर आता है। फिजिक्स क्यों पढ़नी है, क्या करना है, कितने टाइप की फोर्स होती हैं, राइट। तो वो सब के बारे में चैप्टर 1 बताता है। हमारे पास 2 तरीके की फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, राइट। क्लासिकल फिजिक्स उन चीजों के बारे में बात करती है जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स थोड़ी क्वांटम फिजिक्स के बारे में के रूप में चली जाती है। ऐसी चीजें जो हम नहीं देख सकते बट वो एग्जिस्ट करती हैं, तो उनको जब हम स्टडी करते हैं तो वो मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स हो जाती है। और जो क्लासिकल फिजिक्स है, मतलब एप्पल फॉलिंग है या न्यूटन के सारे लॉज हैं, ये सारी चीजें हमारी क्लासिकल फिजिक्स में आती है। ओके, तो क्लासिकल फिजिक्स ही पढ़ेंगे अभी, और थोड़ा सा क्वांटम का बाद में टच होता है पार्ट 2 में। ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत है। 12th में क्वांटम फिजिक्स को ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को आज। तो डायमेंशनल एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज पहले रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि यूनिट्स हमने पढ़ी थी, राइट। यूनिट क्या होती है, राइट। यूनिट क्या चीज है, यूनिट एक ऐसी चीज, एक ऐसी क्वांटिटी है, या एक ऐसा टूल है जिससे हम किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, राइट। हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने वाले टूल को हम यूनिट बोलते हैं। ओके, फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट हो गया। मतलब हमने क्या किया, सबने अपनी अपनी यूनिट बना ली, लेकिन हमने उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया कि ये यूनिट्स स्टैंडर्डली मान्य होंगी, सब लोग इन्हीं यूनिट्स को मानेंगे। तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट। ओके, अब उस स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट के चलते हमें कुछ यूनिट्स मिली। वो होती हैं जैसे मास की यूनिट क्या होती है, या फिर लेंथ की यूनिट क्या होती है, या जो भी कुछ है। और वो यूनिट की कैलकुलेशन फिक्स रहती है, राइट। अगर आज की डेट में हमने एक तरीके से कैलकुलेशन करी तो 10 साल बाद भी वही तरीके से वो कैलकुलेशन की जाएगी और उस यूनिट को बनाया जाएगा। ओके, उस टूल को बनाया जाएगा। ओके, एनी हाउ, तो अब हम डायमेंशंस की बात करते हैं कि डायमेंशंस क्या होते हैं, राइट। तो डायमेंशन जब यूनिट बन गई तो उसके बाद एक और मसला ये आया कि यूनिट तो आपने बना दी, राइट। तो अब ये यूनिट, कुछ है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स, राइट। कुछ है हमारे पास फंडामेंटल और कुछ है हमारे पास डिराइव्ड। ओके, तो जब हम फंडामेंटल यूनिट या डिराइव्ड यूनिट की बात करते हैं, तो जो डिराइव्ड यूनिट है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल यूनिट से ही निकल के बनी है, राइट।
ठीक है, आप लोगों ने मुझे बताया भी है कि भाई आप एनर्जी बनाते हो, एनर्जी का एग्जांपल दिया बच्चों ने, वर्क का एग्जांपल दिया, या फिर आपने और कौन सी चीज का, फोर्स हमने बनाई, या फिर अगर सिंपल बोलें तो वेलोसिटी हमने बनाई, या फिर स्पीड हमने बनाई। तो ये सारी डिराइव्ड यूनिट्स हैं। डिराइव्ड यूनिट्स क्यों है? क्योंकि वो फंडामेंटल यूनिट से आती हैं। ओके, इसका हमने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी एक एग्जांपल दिया था कि भाई आप कैसे गाजर का हलवा बनाते हो, या फिर कैसे आप सूजी का हलवा बनाते हो। तो उस तरीके में उसमें आपकी कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज है, राइट। लेकिन अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज तो हैं, लेकिन किस एक्सटेंट पे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ठीक है। एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है भाई सबने? हाँ भैया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबको पता है, राइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम करते क्या है? हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पॉइंट को डिफाइन करते हैं। अगर मैं बोलूं आपको कि एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 -3, 2 3 -3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये आपको इस पॉइंट की लोकेशन बता रहे हैं, राइट। इस पॉइंट का एक्सटेंट बता रहे हैं कि ये पॉइंट है कहां एक्चुअली, किसकी टर्म्स में, किसकी टर्म्स में बता रहे हैं ये आपको टर्म्स में बता रहे हैं एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की और जेड एक्सिस की। अरे हाँ या ना भाई? आपको ये 2 3 -3 मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको उस पॉइंट की लोकेशन बता रहे हैं, किसके टर्म्स में? एक्स वाई और जेड की टर्म्स में। तो वो उसके कोऑर्डिनेट हो गए। अरे ये बात समझ में आ रही है सबको, जितने भी हैं? होशियार, लक्की, ऑल क्लियर? ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए। इसी तरीके से जब मैं बात करता हूं कि भाई दिस, सपोज फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, ठीक है। अब इसको अपने दिमाग में रखना है 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर मैं ये बोलूं कि मुझे नहीं पता अपॉन का मतलब क्या होता है, मुझे नहीं पता अपॉन का मतलब क्या होता है, राइट। अब मुझे आप ऐसे बताओ कि मेरे पास दो फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई यहाँ पे। ओके, इसको थोड़ा सा और आगे लिखते हैं और हम लिखते हैं कि इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। एक तो डिस्प्लेसमेंट है और एक टाइम है, राइट। डिस्प्लेसमेंट का फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब क्या है? डिस्टेंस, लेंथ। अरे हाँ या ना? हाँ भैया। लेंथ। और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है भाई। डिस्टेंस भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, राइट। हाँ भैया। अब ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी तो हैं, लेकिन अब अगर मैं आपको एक लेवल और आगे जाऊं और ये पूछूं कि मुझे नहीं पता कि अपॉन का मतलब क्या होता है, लेंथ और टाइम के हिसाब से मुझे वेलोसिटी को डिफाइन करके दिखाओ। फॉर जैसे हमने इस पी पॉइंट को डिफाइन किया था, इस पी पॉइंट को हमने कैसे डिफाइन किया कि भाई 2 3 -3 किसकी टर्म्स में? एक्स वाई जी की टर्म्स में। तो मतलब अगर आपको एक्स पता है, आपको वाई पता है, आपको जी पता है, जेड पता है, ये एक्सेस पता है, तो आप 2 3 -3 जा सकते हो कि नहीं जा सकते? आपको पी पॉइंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ भैया। अरे मिल जाएगा। राइट, यहाँ पे ऐसी जेड एक्सेस बनाते हैं हम, राइट। तो ये एक्स एक्सेस हो गई आपकी, ये वाई एक्सेस हो गई और ये जेड एक्सेस हो गई। इसमें ये जेड माइनस जेड एक्सेस इधर चली गई, तो एक्स वाई जी मतलब ये कहीं नीचे अंदर की तरफ इसको इधर जाएगा ये। इसी तरीके से जब हम वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं किसकी टर्म्स में? लेंथ और टाइम की टर्म्स में। अगर मुझे इसको डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ इसको? अपॉन नहीं लिखना, तो क्या होगा? लेंथ है भाई, लेंथ की पावर कितनी है, मतलब कितनी कितनी लेंथ है? 1 है। डिस्प्लेसमेंट सिंगल है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो मतलब इसकी पावर कितनी बनेगी? 1 बनेगी। और टाइम, टाइम कहाँ है? नीचे है। जब हम नीचे होते हैं तो 1 अपॉन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर -1 लिख सकते हैं, तो टी की पावर -1 हो जाएगा। तो ये जो चीज हमने लिखी, तो हमने क्या किया? हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया, हमने वेलोसिटी की डायमेंशंस बताई। डायमेंशंस कैसे बताई? कि हमने बताया वेलोसिटी आपको 1 और -1 पे मिलेगी, 1 और -1 पे मिलेगी। कितना? किसका 1 और किसका -1? एल का 1 और टी का -1। ओके।
भाई आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? यहाँ पे जब हम किसी पॉइंट को डिफाइन करते थे तो 2 3 -3 करते थे कि नहीं करते थे? तो किसकी टर्म्स में डिफाइन होता था वो? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस की टर्म्स में। इसी तरीके से एक्स वाई जेड को अगर आप रिप्लेस कर दो फंडामेंटल यूनिट से, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज से, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में हम डिराइव्ड यूनिट्स को लिख सकते हैं। जब हम डिराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म्स में लिखा जा सकता है तो हम उनको उसकी डायमेंशंस के रूप में भी लिख सकते हैं। तो डायमेंशंस के रूप में लिखने का मतलब क्या होता है कि भाई फंडामेंटल का कितना एक्सटेंट है, टाइम का कितना एक्सटेंट है। यहाँ पे x कितना है, y कितना है, z कितना है, यही तो बता रहा है आपको। अरे इसका मतलब क्या होता है? समझो, थोड़ा सा समझो, ठीक है? जोर पड़ेगा दिमाग पे, थोड़ा सा दर्द होगा दिमाग को, कोई बात नहीं, उसको बोलो कोई बात नहीं, आदत डाल ले, ठीक है? बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, ठीक है? और बहुत एग्जाम्पल आएंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। बात को समझ लो, क्योंकि अगर बात फिसल गई तो फिर आगे नहीं समझ में आएगी। तो बात समझो, जितनी बार बोलोगे उतनी बार रिपीट करूंगा। हाथ खड़ा कर दो कि भैया नहीं आया समझ में, मैं वापस समझा दूंगा, पर झूठा मूठा हाँ नहीं बोलना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, जब हम एक्स वाई जी बोलते हैं तो ये एक्स वाई जी क्या है? ये एक्स वाई जी आपके एक्सेस हैं यार। तो इन्हीं को हम डायमेंशन भी तो बोल देते हैं। अरे अगर आप बोलो तो इन्हीं को डायमेंशन तो बोल देते हैं भाई, एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन और जेड डायमेंशन, राइट? ये एक्सेस है हमारी। तो एक्चुअल में ये डायमेंशन, जो डायमेंशन आपकी बताई, वो डायमेंशन बता कौन रहा है? वो एक्स वाई जी नहीं बता रहा है, वो ये बता रहा है कि एक्स में कितना है, वाई में कितना है और जेड में कितना है। तो कहीं ना कहीं ये 2 3 -3 आपको क्या बता रहा है? एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? कौन कितना है। भाई मेरे पास प्लॉट है लेकिन कितना है, कितना एरिया है, कितना एक्सटेंट है? 100 गज, 150 गज, 200 गज, 300, 350, तो एक्सटेंट बताता है ना। इसी तरीके से एक्स एक्सेस कितनी है, वाई एक्सेस कितनी है, जेड एक्सेस कितनी है, वो कौन बताता है? वो डायमेंशंस बताती हैं आपको, जब आप उनको एक्स वाई जी की टर्म्स में लिखते हो। इसी तरीके से अगर मुझे वेलोसिटी को डायमेंशनली लिखना हो, डायमेंशन वाइज लिखना हो, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ध्यान देना, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है भाई? लेंथ, टाइम, मास, टाइम, राइट? ये तीन चीज तो हैं, ये तीन बेसिक हैं, याद रखना, ये तीन बेसिक हैं। फिर जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे मैं बताता रहूंगा। इन तीन को तो आपको लिखना है। तो मतलब हर एक डिराइव्ड यूनिट को आपको फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखना है। अब जब हम उसको फंडामेंटल क्वांटिटी टर्म्स में लिखते हैं तो एक तो तरीका ये है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दो यार, लेकिन हमें क्या करना, हमें इसकी डायमेंशंस बतानी। जब हम डायमेंशंस बताते हैं मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कितना, टाइम कितना, डिस्प्लेसमेंट कहां, टाइम कहां, समझ में आ रही बात? जैसे यहाँ पे क्या बताया था हमने, x कहां, तो x अगर मैं 2 लिखता हूं मतलब क्या, ये x एक्सेस पॉजिटिव साइड में 2 बार 2 कदम चलेगा, y एक्सेस पॉजिटिव साइड में 3 कदम चलेगा और z एक्सेस नेगेटिव साइड में 3 कदम चलेगा, तब जाके मुझे वो पॉइंट मिल जाएगा, हाँ या ना? तो उसने क्या बताया, उस पॉइंट की डायमेंशन बता दी, उस पॉइंट की डायमेंशन बता दी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। समझ में आ रही बात? वापस से सुन लो, जब हम किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं 2 3 -3, तो हम उसको ये बताते हैं कि आपकी ये 2 3 -3 क्या है, इसकी डायमेंशंस हैं, राइट? इसकी डायमेंशंस हैं किसकी टर्म्स में? एक्स वाई जी की टर्म्स में, जेड। मतलब कि ये बता रहा है कि आपको x में कितना एक्सटेंट है, y में कितना जाना है और z में कितना जाना है। तो बेसिकली ये x y z का एक्सटेंट बताता है, यस, कि x कहां है, कितना है, कैसा है, y कहां है, कितना है, कैसा है, और z कहां है, कितना है, कैसा है। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से अगर हम किसी एक डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में लिखें, अगर हम किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में लिखें, या फिर हम किसी भी क्वांटिटी को छोड़ दो, फंडामेंटल और डिराइव्ड, अगर हम किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल टर्म्स में लिखें, अब फंडामेंटल भी को भी हम थोड़ा सा सेग्रीगेट कर देते हैं, अगर हम किसी भी क्वांटिटी को MLT इन 3 डायमेंशंस में लिखने की कोशिश करें, जैसे एक्स वाई जी में रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही MLT में अगर हम रिप्रेजेंट करें, तो मास कितना है, L कितना है और T
कितना है, कितना है कैसा है, आ रही बात समझ में? जैसे अब देखो, अभी तक हमने वेलोसिटी निकाली थी, अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं आगे, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, ठीक है? अब देखो, जब हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अरे हाँ या ना? यही तो एक्सेलरेशन होती है, राइट? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब ये वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और नीचे भी क्या हो गया? टाइम। अब मुझे एक्सेलरेशन को किस में लिखना है? mlt में लिखना है मुझे, मतलब एक्सेलरेशन की डायमेंशन बतानी है इन टर्म्स ऑफ mlt। देखो क्या बोल रहा हूं, मुझे एक्सेलरेशन की डायमेंशन बतानी है इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम। तो मेरे को कैसे बताना है? तो डिस्प्लेसमेंट को किस, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है भाई बताओ? अब सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट की, अगर हम लिखें कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट किस में नपती है? लेंथ में। लेंथ ही होती है डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, राइट? तो उसमें मास कितना होता है? उसमें मास कितना होता है, लेंथ कितनी होती है और टी कितना होता है, राइट? क्योंकि हमें हर चीज को mlt में ही लिखना है भाई। अगर मैं बोलता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन लिखनी है आपको, तो आप बोलोगे mlt में लिखनी है क्या, है ना? मैंने बोलूंगा हाँ भाई mlt में ही लिखनी है। तो डिस्प्लेसमेंट में मास कितना है? 0। टाइम कितना है? 0। एल कितना है? 1। भाई सिर्फ लेंथ ही तो है इसकी यूनिट, इसकी लेंथ ही यूनिट है, तो इसमें मास कितना है? मास यहाँ पे कोई मल्टीप्लीकेशन में ही नहीं है, मास है ही नहीं, टाइम भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? m की पावर 0 मतलब 1, t की पावर 0 मतलब 1, 1 इंटू, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 इंटू लेंथ इंटू 1। अब 1 को हम मास की टर्म्स में लिखेंगे तो m की पावर 0, l को अगर आप, लेंथ को अगर आप l की टर्म्स में लिखोगे तो l की पावर 1, और टाइम को अगर आप 0 कर दोगे तो 1 हो गया। तो ये और ये में कोई फर्क तो नहीं है? बस ये क्या है, ये इसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। ये हमने क्या बता दिया, इसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। अगर भाई इस इक्वेशन को भी, इस कोऑर्डिनेट को भी अगर मुझे इक्वेशन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम एक इक्वेशन बना सकते हैं ना कोऑर्डिनेट से, 2x + 3y - 3z = 0, वो लाइन रिप्रेजेंट करेगी। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से अगर हमें किसी क्वांटिटी को डायमेंशनली रिप्रेजेंट करना हो, किसकी टर्म्स में? मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स में, तो हम इस तरीके से करते हैं। इसी तरीके से अगर अब डिस्प्लेसमेंट की मुझे मिल गई, टाइम की क्या होगी बताओ? टाइम की डायमेंशंस क्या होगी? डायमेंशन क्या होगी? m0 l0 t1। भाई समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं? अब आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन लगानी है, टाइम में टाइम की डायमेंशन लगानी है, बस लगा लेते हैं। देखो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो है ये, राइट? ठीक है। थोड़ा सा भाई मेरे को तो समझ में आता नहीं, जब 2-2 डंडे आ जाते हैं तो हम तो अपना सिंपल कर लेते हैं, क्या? सिंपल मैथ्स, बेसिक को नहीं भूलते। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। भाई गलत करने से बेटर है स्लो कर लो, एक स्टेप ही तो बढ़ेगा। अब इसको क्या करोगे, डिवाइड को उठा के क्या करेंगे हम यहाँ पे? मल्टीप्लाई। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? पलट जाता है भाई, पलट। तो 1 अपॉन में टाइम। अरे हाँ या ना? तो अब क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देते हैं आगे। अब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू 1 अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस में नपता है? लेंथ में। इसकी डायमेंशन क्या हो गई? m0 l1 t0। टाइम की क्या हो गई? m0 l0 t1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन टाइम की क्या हो गई? m0 l0 t1। पक्की बात है? अब आपको क्या करना है, अब वापस सिंपल मैथ्स लगाना है भाई। सिंपल मैथ्स मतलब यहाँ पे m0 कुछ है नहीं, तो आप ऊपर की सारी पावर प्लस कर दो और नीचे की सारी पावर प्लस कर दो, यही तो होता है सिंपल मैथ्स। अरे भाई अगर x की पावर 2 होती है मल्टीप्लाइड में x की पावर 3 आ गई, तो वैल्यू क्या आएगी? x की पावर 2 + 3। अरे हाँ भैया, एक्सपोनेंट तो नहीं भूल गए? ना भूले। नहीं
नहीं ठीक है। भूलेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 1 है मतलब m0 है, l0 है, t0 है, राइट? m0 l0 t0। तो क्या होगा इसका? m0 l1 t0 अपॉन में, देखो बहुत बेसिक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। 1 का मतलब क्या होता है? m0 l0 और t0, मतलब सब जीरो है। अगर 1 को भी लिखना हो मुझे तो यस तो ये भी क्या नीचे हो जाएगा? m0 l0 t1। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले आप बोलो कि भैया Yes. डिवाइड कर लें, कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। m0 m0, राइट? बताओ, 0 माइनस 0 0, राइट? तो क्या हो जाएगा 0 यहाँ पे? 1 m0 l 1 माइनस 0 1 1 t 0 माइनस 1 1 minus 1 minus 1 -1 हाँ इनटू इधर m0 और m0 नीचे, तो m0 माइनस m0 m0 l 0 माइनस 0 0 t 0 माइनस 1। -1 पक्की बात? यस सर। अब ये तो अब क्या होगा यहाँ पे? देखो m0, अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन मतलब अब प्लस करना है भाई, प्लस करना है। तो Yes. क्या हो जाएगा? m0 l1 t माइनस 2, minus 2 राइट? तो अब एक्सेलरेशन की हाँ जी। डायमेंशन क्या हो Yes. गई हमारे पास? m0 l1 m0 t l1 माइनस t minus 2। और ये बाहर हम लगा देते हैं इसके बाहर डब्बा, इस तरीके से लिखने का तरीका है बस। भैया समझ में आ गई? M0 लेना जरूरी है? हाँ, क्योंकि लास्ट में जब आप डायमेंशन लिखते हो तो देखो देखो समझने की बात है। अगर आपको मुद्दा समझ में आ गया तो आप मत भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझना जरूरी है। क्यों पहले आपको m0 लिखना जरूरी है? क्योंकि आपको सबसे पहले डायमेंशन को समझना है। डायमेंशन का मतलब क्या है? डायमेंशन इज नथिंग बट एक्सटेंट ऑफ क्वांटिटी। एक्सटेंट ऑफ व्हाट क्वांटिटी? एक्सटेंट ऑफ मास, एक्सटेंट ऑफ लेंथ, एक्सटेंट ऑफ टाइम। ये डायमेंशन है 0 1 -2। जैसे कोऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट का 2 3 4। अब आप पूछते हो, अब आप पूछते नहीं हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। इससे पहले ही भैया ने एक्सप्लेन कर रखा है कि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो कोई नहीं पूछता। लेकिन मुद्दे की बात, अगर मैं किसी एक अनजान आदमी को बोल दूं कि p की वैल्यू 2 3 4 है, तो वो पूछेगा अरे कहां 2 3 4 है भाई, इसका प्लेन क्या है, इसके वेरिएबल्स क्या हैं, इसकी क्वांटिटीज क्या हैं? तो मैं बोलूंगा x y z। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से जब मैं बोलता हूं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है? अगर आपको बोलेगी 0 1 -2 इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। समझ में आ रही बात? यस सर। तो मास की पावर 0 है, l की पावर 1 है और t की पावर -2। तो उसका बार है ये, उसकी पावर है ये, उसका एक्सटेंट है ये। समझ में आ रही बात? भूलोगे तो नहीं। अब उसके बाद जब आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है तो आप LT -2 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए LT -2 का मतलब क्या होता है। मास एग्जिस्ट करता है लेकिन मास का बार कितना है? मास की पावर कितनी है? 0 है। एग्जिस्ट बाकी सारे करते हैं लेकिन उनकी पावर क्या है? 0। समझ में आ रही बात? तो पहले बेसिक को समझ लो, फिर उसके बाद आप LT -2 लिखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। लेकिन क्या आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या लिख रहे हो? रटना नहीं है। डायमेंशंस को कभी भी नहीं रटना, याद रख लेना। क्योंकि उसका कारण ये है कि 11th और 12th दोनों को मिला के आपके पास 200-250 डायमेंशन फॉर्मूले आएंगे, फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, सारे के सारे आप नहीं याद कर सकते। ये भी मैं बता देता हूं आपको, ठीक है? कुछ चीजों को याद करना है जो बहुत ज्यादा कॉमन होती है, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जैसे अब मैं आपको एक्सेलरेशन पूछूं तो आप बोल दो TL T -2, कोई निकाल भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है? प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग अपने आप रटा देता है उसको, ठीक है? चलो यस सर। अभी इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक और मैं बता देता हूं आपको मोमेंटम का। मोमेंटम का निकाला, देखो बहुत आसान है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है आर्यन? अरे बता, क्या भैया? मोमेंटम का फॉर्मूला। हेलो, मोमेंटम का भी पता नहीं है मुझे।
पहली बार में सुन गया था इसको, पर वो रहता है डॉज हो जाए तो हो ही जाए। निकाल दो तो निकाल ही दो भैया। हाँ रहने दे। नहीं भैया कुछ नहीं। अच्छा 9वीं वाले कौन कौन से हैं भाई जो हमारे साथ 9वीं में थे? हाँ एरन। मास इनटू वेलोसिटी। वेरी गुड। मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, राइट। अब हमें मोमेंटम का भाई यूनिट निकालनी है। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? देखो दो तरीके हैं, या तो आप यहीं से निकालना शुरू कर दो डायमेंशन को, नहीं तो दूसरी यूनिट, दूसरा तरीका क्या, पहले यूनिट निकाल दो, यूनिट को फिर डायमेंशन में कन्वर्ट कर दो, जो भी आप चाहो। ठीक है। तो मास की यूनिट क्या होती है? केजी। ठीक है। यूनिट से निकालने में एक कैच होता है और वो कैच मास में फंसता है, उसको मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, तो आपको एक्स्ट्रा केयर करनी है मास के साथ। ठीक है। वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। माइनस। अब यहाँ पे बच्चे क्या कर देते हैं, m जो जब डायमेंशन लिखते हैं तो वो मीटर को m बना देते हैं। अच्छा। हो सकता है भाई किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि m है एक जैसा दिखता है, तो m कितना होगा 1। भाई जब फटाफट पेपर खींच रही है मैडम तो क्या लिखना है, m का 1 हो गया भाई। ध्यान देना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यूनिट से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर इस कैच को आप ध्यान दे सको तो। इसीलिए मैं तो हमेशा फॉर्मूले से निकालता हूँ। उसके दो फायदे, एक तो फॉर्मूला याद हो जाता है, वापस रिवाइज हो जाता है फॉर्मूला, और इसकी डायमेंशन भी सीधी सीधी निकल आती है। ठीक है, मर्जी तुम्हारी है, जैसे करना वैसे करो, लेकिन इसमें मैंने ये कैच बता दिया, ये कैच फंस जाता है यहाँ पे, क्योंकि मीटर का भी m है और मास का भी m है, एक स्मॉल है एक कैपिटल है, लेकिन इतना ध्यान कोई देता नहीं है और सीधा सीधा लिख देता है। चलो, तो kg मतलब मास, राइट। तो m1 L0 और T0, कोई दिक्कत? ओके। फिर मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या है? मीटर। मीटर M0 मतलब M0 L1 क्यों? क्योंकि मीटर लेंथ है। समझ में आ रही बात? यही कैच होता है और यही फंसते हैं बच्चे। इसीलिए आप क्या करते हो, इसको क्या करो, इसको आप लिख लो, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब नहीं फंसोगे। अब आपको देखना है मास किस में नपता है भाई, मास नपता है केजी में। ठीक है, केजी के भाड़ में जान दे, लेकिन मास का मेरे पास डायमेंशन क्या है, m। मास कितना है 1 0 सॉरी मास कितना है 1, तो मास 1 लिख दिया मैंने, इसके साथ कुछ है नहीं, L0 T0 कुछ नहीं है, तो m1 आ गया। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किस में नपती है भाई, लेंथ में नपती है, मतलब 1 आएगा। समझ में आ गई बात? ऐसे पकड़नी है बात। तो T0 हो गया। अब और नीचे क्या है, टाइम 0, मतलब m0 L0 और T1। अब क्या करना है, सिंपल मैथ्स, एक्सपोनेंट्स, डिवाइड है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, m1 L0 T0 मल्टीप्लाइड बाय m0 L1 और T बताओ। वेरी गुड, 0। अच्छा 0 बना दो तुम, 0 - 1 नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करना है, एक्सपोनेंट्स को ऐड करना है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। तो m क्या हो जाएगा, 0 + 1 1, L क्या हो जाएगा 0 + 1 1, और T क्या हो जाएगा -1। समझ में आ गई बात? तो मोमेंटम की डायमेंशन क्या होगी, m1 L1 T -1। तो अगर क्वेश्चन आए कि मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, तो m1 L1 T -1। समझ में आ गया? पक्का? ओके। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करें? यस। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं और निकालते हैं फोर्स का। फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको बाय हार्ट हो जाएगा, मतलब नहीं होता है तो याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होता है। बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो, फोर्स का फॉर्मूला बताओ। मास इनटू एक्सेलरेशन। वेरी गुड, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसको और लिख देते हैं हम, इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या है, वेलोसिटी अपॉन में वेलोसिटी अपॉन
टाइम टाइम इसको Time. और बिल्कुल फंडामेंटल लिख डालेंगे। मास इनटू वेलोसिटी का मतलब हाँ। क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट टाइम, अपॉन टाइम अपॉन upon टाइम। Upon the time. समझ में आ गई बात? अब क्या है? सिर्फ डायमेंशन, मास का डायमेंशन बताओ। अब मैं वो नहीं लिख रहा भाई, L0 T0 नहीं कर रहा। अब देखो m, हाँ M1 ठीक है, M1 m लिख देते हैं बस, M1 ठीक है। थोड़ा सा हम आई फंडू चले गए, थोड़ा सा समझ गए हैं तो थोड़ा सा आगे निकलेंगे, शॉर्टकट मारेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट बताओ, L डिस्प्लेसमेंट L1 L1. हाँ L और टाइम L T T अपॉन में। T ये समझ में आ गया बात की क्या कर दिया मैंने? हाँ. बिल्कुल बिल्कुल हाँ भैया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे हम? m लिखेंगे बरकरार, और इधर क्या करेंगे? सिंपल भाषा में भाई L T माइनस 1 T-1 T में. इंटू में। T-1 यस, -1 ये समझ में आया क्या हुआ भाई? ये कैसे आ गया हाँ T भैया। माइनस 1 T-1? आर्यन तेरी शक्ल से लग रहा आ नहीं है। भैया. आ रहा भैया, आ गया. तो क्या हो जाएगा ये? M L और T माइनस 2। ML T माइनस 2 is the dimension of force। 4. पक्की बात? हम्म. अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? नो नहीं भी. सही बताओ। नहीं भैया। सही से बता रहे हैं। तो डायमेंशंस क्लियर है? किस तरीके से डायमेंशन होते हैं? ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूले हाँ। निकलते हैं आपके, ठीक है। तो अब डायमेंशनल फॉर्मूले, अब आपको अपनी जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जितनी भी क्वांटिटीज आपके दिमाग में आती हैं, जो भी आपने 9वीं तक पढ़ी हैं, कौन कौन सी है क्वांटिटीज? देखो क्वांटिटीज मैं आपको लिख के देता हूँ। अब होमवर्क है, ये होमवर्क चाहिए मुझे। ये तो सारे सबका हाँ। चाहिए ही। सबसे पहला मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग छोटे से शुरू करते हैं। कौन कौन सी क्वांटिटी हमने पढ़ रखी है? वेलोसिटी, राइट। डायमेंशंस बताने भैया इनके। पहले क्वांटिटीज बताओ, कौन कौन सी क्वांटिटी अब तक आपने पढ़ रखी है? 9वीं से लेके 9वीं 10वीं, 2 ही है, राइट। 8 ही छोड़ दो। वेलोसिटी, और बताओ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और बताओ फोर्स फोर्स, वेरी गुड, और बताओ मोमेंटम मोमेंटम, मोमेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन तो फोर्स है ना यार, तो फोर्स ही है नहीं? हाँ ठीक है चलो वो और चलो वर्क कोई डन वर्क दिक्कत डन नहीं वर्क है, निकाल के देखना वर्क अपन। डन नहीं, तुम निकाल वर्क के डन। देखना ग्रेविटेशनल हाँ वर्क फोर्स, डन। और मुझे बताना वर्क। मुझे बताना इस फोर्स और इस फोर्स के डायमेंशन में कितना फर्क आता है, निकाल के देखना, ठीक है। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेगा। बहुत अच्छा, थैंक यू होशियार, तूने निकाला पॉइंट। तो अब ये चीज निकल के आएगी, वर्क। फिर आप निकालोगे, अब आपने पढ़ा एनर्जी, एनर्जी फिर क्या पढ़ी? पावर, पावर, पावर और पोटेंशियल डेंसिटी एनर्जी। अरे वाह, डेंसिटी एनर्जी तो भैया उसमें आ गई। हाँ निकाल ना। एनर्जी में आपको 2 एनर्जी का निकालना है। एक तो बेसिक हाँ। एनर्जी का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। बेसिक एनर्जी का डायमेंशन निकालना है, फिर आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। इनका अलग निकालना है। एनर्जी का तो निकालना ही निकालना है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का कौन सा होता है? ओ, GIT एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, फोर्स वो- इनटू अरे डिस्प्लेसमेंट। वो ओ अरे पावर इनटू टाइम, पावर अपॉन टाइम। जैसे भी निकालो, पावर अपॉन जैसे भी निकालो, जो तुम्हें फॉर्मूला पता है। पावर के से फॉर्मूले से निकाल के देखना, ये सब के निकाल के देखना। फिर परसों हम इसका एनालिसिस करेंगे, जब आप सारी चीजें निकाल के लाओगे। फिर मैं आपको बहुत वंडरफुल एनालिसिस बताऊंगा डायमेंशन से रिलेटेड, ठीक है। सब निकालना, जिसको जैसे समझ में आता है। एनर्जी का फॉर्मूला कोई पावर अपॉन टाइम निकालेगा, करो, कोई दिक्कत नहीं, करो। पर उसके लिए पावर भी तो चाहिए। हाँ। चलो डेंसिटी, और बताओ और जल्दी, क्या हो सकता है? बस. बस और भी हैं। बताओ बताओ। एरिया Speed. होगा। स्पीड, पोटेंशियल, एरिया अरे, हाँ एरिया, व्हाई नॉट, वेरी गुड। हाँ। एरिया, यस, potential एरिया का निकालो, वॉल्यूम, वॉल्यूम का निकालो, बहुत बढ़िया। पर फिर एरिया वॉल्यूम का बेसिक उस पे चले जाना, ठीक है। या तो एरिया ऑफ सर्कल निकालो, या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो, फिर बहुत सारे आ जाएंगे। लेकिन बेसिक एरिया का कंसेप्ट क्या होता है, इस चीज को हाँ। ध्यान रखना। साइड इनटू साइड एरिया का कंसेप्ट है। क्योंकि यहाँ पे हमें किसी एक Potential फॉर्मूले कौन सा? स्पेसिफिक पे नहीं जाना, ठीक है। यहाँ पे हमें कंसेप्ट पे जाना। चलो निकालना, जैसे भी तुम्हें समझ में आता है। पोटेंशियल में तो भैया सी आ जाता है, चार्ज। चार्ज आ जाता है, वेरी गुड। तो पोटेंशियल को समझा देता हूँ, पोटेंशियल को समझा देते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है बताओ?
पढ़ा था 11वीं Work done upon charge. 10वीं क्लास में, Work done upon Amount वर्क डन और अपॉन में work done चार्ज। upon charge. वर्क डन का तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, चार्ज का क्या होगा फिर? तो देखो चार्ज के लिए हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी तो है, चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन उसकी जब डायमेंशन बनाने गए तो इन्होंने डायमेंशन के लिए उसको अप्रूव नहीं किया। इन्होंने बोला नहीं यार, Yes. डायमेंशन के लिए अप्रूव नहीं करेंगे इसको, डायमेंशन के लिए हम करंट को अप्रूव करते हैं, ए। अच्छा, तो डायमेंशनली ए है, ओके। तो करंट तो को आपको हमें बेसिकली क्या चार्ज को करना ही है? बनाना है। हाँ, तो चार्ज चार्ज को को ही आपको बना ए देना है। बनाना है। तो नहीं चार्ज बन को ए जाएगा। नहीं लिखना, चार्ज को ए नहीं लिखना है आयरन, चार्ज को ए नहीं चार्ज को लिखना, हमें चार्ज को चार्ज को करंट की टर्म्स A में into रिप्रेजेंट T, करना है। A into T, A into T. एग्जैक्टली। तो चार्ज क्या, करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में। 2.T अब अगर क्यू बनाना है तो आपको क्या करना है? I इंटू टी, I A into into दैट T इज एम्पियर, हाँ, हाँ टी प्लस 1 तो T plus 80। one. Yes, yes, yes. 80. अरे 80, हाँ, 80. तो आपको मिल गई चार्ज की डायमेंशन मिल गई कि नहीं? 80। Yes, Sorry. yes, 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 yes. तो अब 80 लिखो यहाँ पे, वर्क डन की डायमेंशन आपको बनानी है। हाँ, अरे समझ में आया क्या? ठीक है। हाँ. हाँ आ गया मगज में? चलो ये होमवर्क लिख लो, Yes. लिख लो। वैसे YouTube पे अपलोड लिया। मैं कर ही दूंगा, ठीक है? पॉज करके कर लेना, और जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया उसको वापस पढ़ लेना, वापस समझना, और फिर ये सारी डायमेंशंस आपको बतानी है, ठीक है? तो इतनी तो मुझे चाहिए ही, इतने सब की आपको डायमेंशन बनानी है, ठीक है? कल का पूरा टाइम है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इज्जत से और शिद्दत से काम करना है। समझ में आ गई बात? Okay. हाँ भैया, इज्जत और शिद्दत, ठीक है? Okay. हम्म, हाँ भाई ओके। Bye. और कोई डाउट? पहला भाई कुछ ना, डाउट है? नहीं भैया, ना भैया, ना कोई भैया. बात नहीं है भाई अभी के लिए? कोई डाउट? अभी का कोई डाउट जल्दी पूछ नहीं लो, है। 2 मिनट 2-2.5 मिनट है हमारे पास। सब मिनी बड़े सी लेट आई समझ आप। हाँ हाँ, अब कैसे होगा? हो जाएगा। है. चलो बाकी लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, बढ़ाते रहो मामले को, ठीक है? अरे करवाओ भाई, ये भी नहीं करेंगे करवाओगे? तो। करवा देंगे भैया। कहाँ 100 भी तो हो नहीं पा रहे अभी तक सब्सक्राइब। आपने बोली कहाँ थी करनी सब्सक्राइब के भी लिए? बोलना हमसे पड़ेगा, बोलते हैं। ये भी बोलना पड़ेगा, मतलब है हद हो गया, कर अनंत देंगे। अनंत हद कर हो गया, दिया. मतलब हद हो गया। छोड़ अरे दे अब, कल शाम तक देख लेना भैया, करवा छोड़ देंगे। छोड़। चलो इसको पढ़ना, ठीक चलो है? ठीक। और अगर आपके कोई और बच्चा हो जिसको चाहिए भाई कि भाई ले YouTube से पढ़ ले, बाकी अगर इन पर्सन आना है तो फिर संस्कार क्लासेस में एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है? एनीवे YouTube में आप फ्री देखो, फ्री पढ़ो, ओके? चलो बाकी होमवर्क करते रहना, बाय। बाय भैया नमस्ते। बिना नमस्ते सर नमस्ते।